पीडियाट्रिक लेक्चर की आज की इस क्लास में हम एक केस सिनेरियो देखते हैं। आप अपनी ओपीडी में बैठे हुए हैं और आपके पास एक पेरेंट अपने 5 साल के बच्चे को लेके आता है और वो कंप्लेन करता है कि उस बच्चे को पेट में दर्द है और पेट फूला फूला लग रहा है, यानी कि एब्डोमिनल पेन एंड डिस्टेंशन। ठीक, तभी उसकी माँ बताती है कि ये बच्चा सॉयल को खा लेता है, मिट्टी खाता है, ठीक, या चौक खाता है, या कुछ भी ऐसी चीजें जो कि अनयूजुअल है, जिसे खाई नहीं जाती। तो आपकी डायग्नोसिस क्या होगी? पहला क्वेश्चन ये है। सॉरी, पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी डायग्नोसिस क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप उसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्नोसिस है ये पाइका का बनता है। अगर आप अपनी ओपीडी में बैठे हुए हैं तो इस टाइप का केस आप कॉमनली देखेंगे। तो पाइका एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक, खाने की हैबिट से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में पाई जाती है, जिसमें बच्चे फूड के अलावा ऐसी चीजें खाते हैं जिसका कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, तो पाइका में जो बच्चे होते हैं वो इनएडिबल चीजों को खाते हैं, यानी कि जो कि खाने योग्य नहीं रहती है, प्लस एडिबल चीजों को भी खाते हैं। ठीक है, तो इनएडिबल चीजों में क्या खाते हैं? जैसे क्ले हो गया, ठीक, मिट्टी हो गई, चॉक हो गया, पेपर हो गया, पेंट हो गया। कुछ बच्चे घरों में जो पेंट उखड़ते हैं उनको खाते हैं, कुछ बच्चे टॉय खाते हैं, या साबुन हो गया उसको खाते हैं। तो इन सब चीजों को खाने से होगा क्या भाई? ये चीजें तो खाने योग्य होती नहीं है। तो अगर इन चीजों को खाएंगे तो बच्चों में टॉक्सिसिटी होगी, और जिसके कारण प्लम्बिज्म जैसी समस्या होगी। प्लम्बिज्म क्या है? प्लम्बिज्म है लेड पॉइजनिंग। ठीक, प्लम्बिज्म क्या है? प्लम्बिज्म है लेड पॉइजनिंग। अगर बॉडी में अगर बॉडी में मोर देन 5 माइक्रोग्राम पर डीएल लेड की मात्रा हो जाती है, यानी कि शरीर में लेड की मात्रा 5 माइक्रोग्राम से बढ़ जाए, तो हम इसको प्लम्बिज्म बोलते हैं। ये जो लेड है ये एक प्रकार का मेटल है जो कि नेचुरली जो अर्थ का क्रस्ट है, मिट्टी है, उसमें पाई जाती है। ठीक है, पेंट भी जो है लेड को कंटेन किए हुए रहते हैं। ठीक, तो इस लेड पॉइजनिंग से होता क्या है? बच्चों का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता। ठीक, ब्रेन टॉक्सिसिटी होती है, जिसके कारण बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन जैसी समस्या होती है। ठीक है, जो उनकी मानसिक ग्रोथ है वो रुक जाती है। इस लेड से नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी होती है, यानी कि किडनी को भी इंजरी होती है। ठीक है, और ये एनीमिया को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब पाइका किन बच्चों में पाया जाता है? पाइका जैसी समस्या किन बच्चों में पाई जाती है? तो ऐसे बच्चे जो कि मेंटली रिटार्ड हैं, या जिनका साइको सोशल जो कि साइको सोशली स्ट्रेस्ड हैं। इसका मतलब क्या है साइको सोशली स्ट्रेस्ड का? कि मैटरनल डेप्रिवेशन है, मतलब उनके उनको मातृत्व की कमी है। ठीक है, या उनकी पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हो रही है और उनका शोषण किया जा रहा है। शोषण किए जाना मतलब उनको मारा जा रहा है। ठीक है, और भी कई टाइप के अब्यूज होते हैं बच्चों के। ठीक, तो वो स्ट्रेस्ड हैं, साइको सोशली बच्चे स्ट्रेस्ड हैं। ऐसे बच्चों में चूंकि मेल नरिश्ड होते हैं, खाते पीते नहीं हैं, और पेरेंटिंग के नेग्लेक्ट होने के कारण इनमें पाइका की समस्या पाई जाती है। तीसरा उन बच्चों में पाई जाती है जो कि मेल नरिश्ड है, जिनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है।
ठीक है। तो ये जो पाइका है, पाइका के कारण बच्चों में क्या क्या रिस्क हो सकता है? बच्चों में लेड पॉइजनिंग हो सकती है, अगर वो बहुत ज़्यादा मिट्टी खा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में आपके लेड मौजूद है, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, ठीक है। और चूंकि मिट्टी में पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं, वर्म भी पाए जाते हैं, ठीक, तो उनका संक्रमण होगा पेट में। और ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है, ये आगे हम बताएंगे आपको, ऑब्स्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, ठीक। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बच्चों में। तो जो वार्म इन्फेस्टेशन है, यानी कि जो कीड़ों का संक्रमण है, इसके कारण पेट में दर्द होगा, लूज मोशंस भी होते हैं इसके कारण, और बच्चे ठीक से पनप नहीं पाते, यानी कि दे आर फेल टू थ्राइव। वो पनप नहीं पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। अगर लूज मोशन लगातार बने रहेंगे तो जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन बच्चे को मिल रहा है, वो स्टूल के माध्यम से बाहर चला जा रहा है। तो बच्चे के विकास के लिए जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, वो न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। तो किन किन लोगों में आप पाइका की समस्या देखते हैं? तो जो टॉडलर्स हैं, टॉडलर्स मतलब ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, जिसमें टॉडलर का मतलब है कि 1 साल के बाद या आफ्टर सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है, टू थर्ड ईयर तक बच्चों को टॉडलर बोला जाता है, ठीक। तो ये जो पाइका है बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। जब आप ओपीडी में बैठेंगे तो पीडियाट्रिक ओपीडी में आप बच्चों में पाइका की समस्या सुनेंगे ही, प्लस वुमेन्स में भी ये समस्या पाई जाती है, और ये डिफरेंट एज ग्रुप में पाई जाती है, ठीक है। और प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये कॉमनली पाया जाता है पाइका की समस्या। कई टाइप्स के पाइका होते हैं, जैसे कि पैगोफेजिया, कि बर्फ खाया जा रहा है, यानी आइस ईटिंग, पैगोफेजिया इसको बोलते हैं। और पैगोफेजिया में मोस्टली कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है। पाइका में मोस्टली जो बहुत कॉमनली पाया जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ही कारण होता है। दूसरा है जियोफेजिया, जिसमें मड हो गया, सॉइल हो गया, क्ले हो गया, या चॉक हो गया, इसको बच्चे खाते हैं। बच्चे मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको उसको तोड़ के खाते हैं, ठीक है। एमाइलोफेजिया, जो लॉन्ड्री स्टार्च होते हैं। लॉन्ड्री स्टार्च क्या है, कि कपड़ों को कड़क बनाने के लिए लॉन्ड्री स्टार्च यूज होता है, या कॉर्न स्टार्च जो अरारोट होता है उसको खाते हैं बच्चे। ट्राइकोफेजिया, जो मैंने अभी पीछे बताया था कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो कुछ बच्चों में हेयर ईटिंग का बिहेवियर पाया जाता है, जिसके कारण ये हेयर तो निकल पाता नहीं है, और ये जाकर के कोलॉन में फंस जाता है, जिसके कारण ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और इसके कारण सर्जरी भी करनी पड़ जाती है, ठीक है। नाउ इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे? तो इन्वेस्टिगेशन में हम चूंकि एनीमिया को डिटेक्ट करना है, तो हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लेते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं हुई है, इसके लिए हम यूरिन का भी टेस्ट कराएंगे, केएफटी हो गया, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक। अगर किडनी में इंजरी हुई है, कि प्रोटीन यूरिया और हिमैचूरिया पाया जाएगा। और अगर आपको लेड पॉइजनिंग सस्पेक्ट होता है तो सीरम लेड लेवल टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, कि बॉडी में लेड का कितना लेवल है। नाउ इसके मैनेजमेंट की ओर बढ़ें, तो मैनेजमेंट में जो पेरेंट्स हैं उनको हमें सजेस्ट करना है कि बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करें। अगर वो ये चीजें बिहेवियर शो करते हैं तो उनको रोकें, बार बार रोकें। और ऐसा तभी संभव है जब वो की बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। बात करें साइको सोशल स्ट्रेस की, तो बच्चों की पेरेंटिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। बच्चों पे ध्यान देना चाहिए,
उनका एब्यूज नहीं करना चाहिए, ये हमको पेरेंट्स को समझाना है। ठीक है। नाउ मेडिसिन की ओर बढ़े तो हमें डीवार्मिंग करनी है बच्चों में। ठीक है, डीवार्मिंग करने का मतलब है कि जो वार्म इन्फेस्टेशन हुआ है, हमको मान लेना है कि पाइका अगर है तो बच्चों में संक्रमण हुआ है। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए हमें अल्बेंडाजोल जैसी दवाएं देनी होंगी। अल्बेंडाजोल 400 mg में हम सिंगल डोज में देते हैं, और मेबेंडाजोल 100 mg बीडी में यानी सुबह शाम 3 दिन के लिए खिला देते हैं बच्चों को। नाउ आयरन थेरेपी हमको देना है। आयरन थेरेपी में आयरन के ड्रॉप हो गए या सिरप हो गया, इसको हमको 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे के हिसाब से देना है। यानी कि एक दिन में अगर मान लो बच्चे का वजन 10 किलो है, 10 किलो है, ठीक है, तो बच्चे का वजन 10 किलो है, तो 10 mg इतना हमको पर डे इसको बच्चे को देना रहेगा। ठीक है। और ये पक्का बता दीजिए पेरेंट्स को कि बच्चे को क्लोजली पेरेंट्स ऑब्जर्व करें। ठीक है, वो जब खाएं तो उनको रोकना है इसको, नहीं तो इसके सीरियस इफेक्ट्स होते हैं जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया है।